कल टिश्यू सिस्टम कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि इसके फीचर्स मैं पूरे नहीं लिखवा रहा हूँ, मतलब कंप्लीट फीचर्स नहीं लिखवाए थे मैंने, लेकिन समझा दिया था कुछ हद तक वो टॉपिक। आज उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। द टिश्यू सिस्टम। तो मैंने आपको बताया था कि टिश्यू सिस्टम में 3 तरीके के सिस्टम होते हैं। सबसे पहला होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरे नंबर पे होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये 3 तरीके के सिस्टम्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो हम लोगों ने ओवरव्यू तो पढ़ लिया था और आपको बताया था कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में इंक्लूड होता है सबसे बाहर वाली लेयर जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसके अलावा लीव्स के ऊपर आपको स्टोमेटा मिलेंगे, और उसके अलावा आपको एपिडर्मल अपेंडेजेस मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का, एपिडर्मिस, फिर स्टोमेटा, एपिडर्मल, उनके सारे को डिटेल्स हैं, उन सारे डिटेल्स को जानेंगे आप। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं शुरू करने जा रहा हूं दैट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और इस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आपका सबसे पहले पार्ट जो कवर होगा दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस तो बेटा जो प्राइमरी प्लांट बॉडी होती है, किसी भी प्राइमरी प्लांट बॉडी की जो एपिडर्मिस होगी, प्राइमरी प्लांट बॉडी की जो एपिडर्मिस होगी वो बेसिकली बनी होती है पेरेनकाइमेटस सेल्स की। और ये जो पेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं और इनके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। इन पेरेनकाइमेटस सेल्स का मैंने बताया कि ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है और इनके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। और इनकी अगर शेप की बात करी जाए तो ये इलोंगेटेड होती हैं बेटा। इलोंगेटेड मतलब जो इस तरीके से इलोंगेट हो जाए। तो इलोंगेट ऐसे एक और सेल बना दीजिए, एक और सेल बना दीजिए, तो ये कॉम्पैक्टली अरेंज हो गई, इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद नहीं है। उसके अलावा बेटा इन सेल्स के अंदर आपको बहुत कम अमाउंट में साइटोप्लाज्म मिलता है। तो दे हैव वेरी स्मॉल अमाउंट या लिटिल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड हैव लार्ज वैक्यूल। इनके पास में लार्ज वैक्यूल होगा, लार्ज वैक्यूल होगा। और दूसरा, इनकी जो सेल वॉल है वो थिन होती है, प्राइमरी होती है और सेलुलोज नाम के कंपाउंड से बनी होगी। और एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस आउटर मोस्ट कवरिंग है किसी भी प्लांट की। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनी प्लांट बॉडी, इसी को हम एपिडर्मिस कह रहे हैं। और उसी एपिडर्मिस को कौन बना रही है? ये पेरेनकाइमेटस सेल्स जो इलोंगेटेड है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, उनके अंदर स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म है, लार्ज वैक्यूल है और सेल वॉल इनकी सेलुलोज की बनी हुई है, थिन है। उसके अलावा बेटा एपिडर्मिस जनरली एपिडर्मिस को कवर करने के लिए बेटा एक क्यूटिकल, जो कि क्यूटिन नाम के एक वैक्सी कंपाउंड से बनी होती है। क्यूटिन एक वैक्सी कंपाउंड है और ये जो
क्यूटिन की वैक्सी लेयर है उसी को क्यूटिकल कह रहे हैं। और ये बेसिकली क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को। ये क्यूटिकल प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को, या आप एक तरीके से कह सकते हो ट्रांसपिरेशन को। ट्रांसपिरेशन को ये प्रिवेंट करने का काम करेगी। और ये क्यूटिकल एब्सेंट होती है रूट्स के अंदर, ये एब्सेंट होगी रूट्स में। और रीजन रूट्स में क्यूटिकल का ना होने का ये है क्योंकि जैसे सपोज करो ये स्टेम है, ये अंडरग्राउंड रूट है, उससे ये रूट हेयर्स निकले हुए हैं या रूट ब्रांचेस निकली हुई हैं, आप जैसा कहना चाहें, और ये सॉइल के नीचे दबा हुआ है। अब यहाँ पे ये एपिडर्मिस है स्टेम की, ये रूट की एपिडर्मिस है, ठीक है जी। ये स्टेम की एपिडर्मिस हो गई और रूट की एपिडर्मिस हो गई। अब बेसिकली जो पार्ट एरियल है उसी एरियल पार्ट को तो कवर करेगी ये क्यूटिकल, क्योंकि वो सनलाइट से एक्सपोज्ड है। और जो चीज जमीन के सॉइल के नीचे है वहां पे सनलाइट पहुंचने से रही तो वाटर लॉस तो वहां पे होगा नहीं। तो इसीलिए ये जो रूट वाला हिस्सा होता है वहां पे ये क्यूटिकल एब्सेंट होती है, लेकिन स्टेम में और लीव में ये क्यूटिकल आपका मौजूद होगा। मेरी बात सभी को क्लियर हो रही है? ये क्या है? उसके अलावा बेटा लीव्स के अंदर स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा लीव्स में, उसे मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर लेता हूं। बस एक और है इसके अंदर, एपिडर्मल अपेंडेजेस। मतलब इस एपिडर्मिस वाले पार्ट पे जो भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर निकलेंगे वो एपिडर्मल अपेंडेजेस कहलाएंगे। और मैंने आपको बताए थे कि रूट के अंदर जो एपिडर्मल अपेंडेज निकले हुए हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर रूट हेयर, मतलब एक सिंगल सेल से बना हुआ रूट हेयर। तो यहाँ पे एपिडर्मल अपेंडेज में रूट के अंदर तो आपको मिलते हैं यूनिसेलुलर रूट हेयर, और स्टेम वाले पार्ट में आपको मिलते हैं ट्राइकोम। लेकिन ये ट्राइकोम मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, सिक्रीटरी होंगे और वाटर लॉस से प्रिवेंट करने का काम करेंगे। ये इनके फीचर्स हैं। तो स्टेम वाले पार्ट को कवर करने के लिए आपको एक्सटर्नल अपेंडेज मिलते हैं ट्राइकोम। अच्छा, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं तो वो भी जान लेते हैं। तो अगला टॉपिक आ जाता है हमारा एक्सटर्नल अपेंडेजेस। और एक्सटर्नल अपेंडेजेस के अंदर दो पार्ट कवर किए जाने हैं। सबसे पहला पार्ट है जिसे मैं कह रहा हूं आपका रूट हेयर, ये भी एक एक्सटर्नल अपेंडेज है। और दूसरा हिस्सा है इसका ट्राइकोम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, जो रूट हेयर हैं ये एक सेल से बने हुए हैं, यूनिसेलुलर हैं, लेकिन ट्राइकोम जो होंगे ये मल्टी सेलुलर होंगे। उसके अलावा रूट हेयर के अंदर कोई भी ऐसा फीचर नहीं दे रखा कि ये ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, सॉफ्ट या स्टिफ, कुछ भी फीचर नहीं दिया हुआ। वो सारे फीचर एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं ट्राइकोम के अंदर। इसके अंदर बताया हुआ है कि भाई ये आपके ब्रांच होते हैं या अनब्रांच्ड होते हैं, ये सॉफ्ट हो सकते हैं या स्टिफ हो सकते हैं। उसके अलावा इनका रोल बताया गया है कि भाई या तो इनका रोल होगा सिक्रीटरी, सिक्रीशन करने में, और या ये प्रिवेंट करेंगे वाटर लॉस को, ये प्रिवेंट करेंगे वाटर लॉस को। और यहाँ पे जो रूट हेयर बताए हुए हैं इनका रोल बताया हुआ है कि भाई ये वाटर और मिनरल अब्जॉर्प्शन में प्लांट की मदद करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर स्टोमेटा। तो देखो सबसे ज्यादा नंबर में स्टोमेटा मिलेगा लीव्स के ऊपर, सबसे ज्यादा, और कभी कभी स्टेम के ऊपर भी हो सकता है। तो तीसरा जो पार्ट हम लोग एपिडर्मिस में पढ़ेंगे वो है स्टोमेटा, एंड यू विल फाइंड लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटास इन लीव्स। लीव्स के अंदर सबसे ज्यादा नंबर में स्टोमेटा होंगे, और इनका जो लीव्स के अंदर रोल बताया गया है स्टोमेटा का वो दो हैं। या तो ये गैसियस एक्सचेंज करवाएंगे, या तो ये गैसियस एक्सचेंज करवाएंगे, या ये आपका ट्रांसपिरेशन या वाटर लॉस नाम के
मैकेनिज्म में रोल प्ले करते हैं। अब स्टोमेटा भी दो तरीके के हो सकते हैं, मतलब स्टोमेटा नहीं दो तरीके के होंगे, स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल है वो दो तरीके की हो सकती है, क्योंकि देखिए स्टोमेटा तीन चीजों से मिलकर बना होता है। स्टोमेटा के अंदर सबसे जो मेन कंपोनेंट है इसका वो है गार्ड सेल। उसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो पैरेन्काइमेटस थी, लेकिन वो बाद में सब्सिडरी बन जाती हैं और उन्हें सब्सिडरी सेल कहते हैं। और तीसरा होता है जिसे हम लोग स्टोमेटल अपर्चर कहते हैं। अपर्चर का मतलब होता है ओपनिंग, तो जहां पे भी स्टोमेटल पोर या अपर्चर होगा वो ओपनिंग को ही नाम दे दिया गया। और इन तीनों चीजों को कंबाइंडली हम कह देते हैं स्टोमेटल अपैरेटस। क्या नाम दे देते हैं इन्हें? स्टोमेटल अपैरेटस। ये तीनों चीजें स्टोमेटल अपैरेटस कहलाएंगी। अब मैंने आपको बताया कि जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल की शेप वेरी कर सकती है। गार्ड सेल आपको मोनोकॉट के अंदर डंबल शेप मिलेगी, जैसे ग्रासेस उसका बहुत आइडियल एग्जांपल दिया हुआ है उन्होंने, और क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको एमसीक्यू। और डाइकॉट के अंदर ये बीन शेप्ड होते हैं। मतलब कहने का ये है कि मोनोकॉट के अंदर जो स्टोमेटा होंगे वो इस तरीके के गार्ड सेल लेके चलते हैं। तो ये जो गार्ड सेल है इनके, ये बीच वाला जो है यहाँ, ये दिस पार्ट इज अपर्चर, और डाइकॉट के अंदर जो गार्ड सेल होगी वो बीन शेप्ड होती है, ये बीन शेप्ड होती है। और ऐसे ही यहाँ पे सेंट्रली आपको ये अपर्चर मिल जाएगा, और ये आपकी बीन शेप्ड गार्ड सेल मिल जाएगी, आपको बीन शेप्ड गार्ड सेल मिल जाएगी। और यहाँ पे जो गार्ड सेल थी वो डंबल शेप थी, ये डंबल शेप थी। अब अगली बात ये है कि अगर किसी स्टोमेटा के, डाइकॉट स्टोमेटा के डिटेल स्ट्रक्चर को पढ़े तो उसमें हमें कौन कौन से फीचर्स हैं जो पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो देखिए मैं एक स्टोमेटा का डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ करने जा रहा हूं। यहाँ पे ये एक गार्ड सेल मैंने आपके सामने बना दी, इसको कवर कर रही हैं सब्सिडरी सेल, और इस गार्ड सेल के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब ये बताते ये हैं कि इसको जो गार्ड सेल को सराउंड कर रही है उसे तो हम सब्सिडरी सेल कह रहे हैं। ये जो है ये आपकी गार्ड सेल कहला रही हैं, और ये जो है ये इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। अब इन गार्ड सेल के फीचर ये बताए हुए हैं कि इन गार्ड सेल की जो अंदर वाली वॉल होती है, ये काफी ज्यादा थिक होती है। अंदर वाली वॉल काफी ज्यादा थिक होती है। जो स्टोमेटल अपर्चर के पास में होगी वो वॉल इनकी थिक है, और जो वॉल अपर्चर से अपोजिट होगी, मतलब ये वाली ये थिन होती है। ठीक है, तो ये वाली जो वॉल बताई गई है ये तो आपकी थिक वॉल बताई गई है जो स्टोमेटल अपर्चर को कवर करती है, दिस वॉल, ये वाला। ठीक है, और जो बाहर वाली वॉल बताई गई है वो बताई गई है कि भाई ये थिन होती है। और यही गार्ड सेल जो स्टोमेटल अपर्चर है इसी की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है, तो आइए उस बात को भी जानेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि ये जो है ये थिक सेल वॉल है या सेलुलर थिकनिंग है, और ये बाहर वाली जो है आउटर वॉल जो है वो थिन है। जो इनर वॉल है वो थिक है, जो आउटर वॉल है ये आपकी थिन है, और ये जो बीच में है यही कहलाएगा स्टोमेटल अपर्चर। अब ये बताया गया है कि जो गार्ड सेल हैं ये ही रेगुलेट करती हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। क्या कह रहा हूं कि ये जो गार्ड सेल हैं
they will regulate opening and closing of stomata. क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब ये कैसे करती हैं? तो देखिए यहां पे दो डायग्राम बनाऊंगा, एक दिन के टाइम पे क्या होगा स्टोमेटा में और एक नाइट के टाइम में क्या होगा स्टोमेटा के अंदर। देखिए डे टाइम में बेसिकली ये होता है, सनलाइट है। अब सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस होगा इन क्लोरोप्लास्ट द्वारा, और क्लोरोप्लास्ट अगर फोटोसिंथेसिस करेगा तो यहाँ पे फोटो एसिमिलेट या फूड या सॉल्यूट या ग्लूकोज बन जाएगा। जहां पे क्लोरोप्लास्ट होगा वहीं तो होगा फूड। तो आप एक अच्छे से जानते हो कि वाटर जो होता है, वाटर का मूवमेंट जहां पे भी, जैसे सपोज करो दो सॉल्यूशन ले रहा हूं मैं, एक में प्योर वाटर है और एक में मैंने सॉल्यूट ऐड कर दिया है। तो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, हाईएस्ट यही है जीरो। और जब मैं उसके अंदर ऐड कर दूं सॉल्ट को या सॉल्यूट को तो उसका वाटर पोटेंशियल घट जाता है, -1, -2, -3, -4 कुछ भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड। तो अब सपोज करो मुझे पानी को मूव कराना है, मतलब इन दोनों के बीच में मैं अब इन दोनों फ्लास्क को मैं क्या करूं, जोड़ दूं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। तो पानी का जो मूवमेंट होगा वो जहां पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है वहां से वाटर पोटेंशियल जहां पे कम है उसकी तरफ हो जाता है। तो जीरो ज्यादा है, माइनस कम होता है, तो वाटर का मूवमेंट कहां पे हो जाएगा, इस तरफ, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो आप एक बार बताइए, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम है, तो पानी कहाँ मूव कर जाएगा, इनसाइड। अब एक बार बताइए, अगर पानी इसके अंदर भर गया तो ये गार्ड सेल जो होंगी टर्जिड हो जाएंगी, फूल जाएंगी, स्वेलअप हो जाएंगी। जब स्वेलअप हो जाएंगी तो जो इनकी प्रॉपर शेप है, मतलब जो ये स्टोमेटल ओपनिंग है, ये ओपन हो जाएगी अपने आप। लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्टिंगली नाइट के टाइम में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, उसे समझिएगा। देखिए नाइट के टाइम में जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सॉल्यूट तब तक ट्रांसलोकेट कर दिया जाएगा। मतलब ट्रांसलोकेट का मतलब है तो दूसरे हिस्सों में पहुंचा दिया गया होगा, ट्रांसलोकेशन उसका हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर है वो वापस जहां से सब्सिडरी सेल से आया है वो उस तरफ मूव कर जाएगा। और जब वाटर सब्सिडरी सेल में वापस चला जाएगा तो यहाँ पे जो गार्ड सेल हैं, यहाँ पे जो गार्ड सेल हैं वो फ्लैसिड हो जाएंगी और इस तरीके से स्टोमेटल अपर्चर जो ओपन था वो अब क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे वो ओपन रहेगा। मेरी बात सभी को क्लियर है यहाँ पे, तो मैंने बताना चाहा। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम या एपिडर्मिस वाला पार्ट। अब दूसरे नंबर पे जो आएगा वो है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में ज्यादा डिटेल्स नहीं है, बहुत प्रिसाइज टॉपिक है। तो आइए ग्राउंड टिश्यू को जान लेते हैं। ग्राउंड टिश्यू कल मैंने डायग्राम से भी समझाया था आपको। मैंने कल डायग्राम बनाया था कि भाई अगर आप किसी भी प्लांट को ले रहे हैं, उसकी स्टेम ले रहे हैं या उसकी रूट को ले रहे हैं, तो जो सबसे बाहर वाली हो गई वो तो इसकी एपिडर्मिस है जी, वो तो इसकी एपिडर्मिस है। और जो बीच में जा रहे हैं यहाँ पे वो हमारे जाइलम और फ्लोएम या वस्कुलर बंडल्स जा रहे हैं। ये जो बीच में ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट या वस्कुलर बंडल जा रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे वस्कुलर बंडल्स हैं, वस्कुलर बंडल है। तो मैंने बताया था कि अगर आप इसे ट्रांसफर सेक्शन कर लें और ट्रांसफर सेक्शन से आप एपिडर्मिस को और वस्कुलर बंडल को हटा दें, तो जो भी कुछ यहाँ पे टिश्यू बच जाता है, जो भी कुछ यहाँ पे टिश्यू बच जाता है वो हमारा ग्राउंड टिश्यू कहलाएगा। तो ग्राउंड टिश्यू की डेफिनेशन ये है कि ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल इज नोन एज ग्राउंड टिश्यू। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ट्रांसफर सेक्शन माइनस एपिडर्मल टिश्यू माइनस वस्कुलर बंडल, या इसी बात को आप कह सकते हो कि ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल
vascular bundle are known as ground tissues। ठीक है, तो मैंने कल आपको एक ट्रांसफर सेक्शन बनाया था। ट्रांसफर सेक्शन मैंने कैसे बनाया था कि भाई अगर आप स्टेम ले लो या रूट ले लो, तो सबसे बाहर मैंने इस तरीके की एपिडर्मिस सेल्स बनाई थी, है ना। तो ये एपिडर्मिस तो ग्राउंड टिश्यू का हिस्सा नहीं है, ये एपिडर्मिस तो ग्राउंड टिश्यू का हिस्सा नहीं है। तो इसमें हमने क्या किया था, जी इन्हें इलोंगेटेड बनाइएगा ऐसे। तो एपिडर्मिस ये सबसे बाहर हो गई। अब इस एपिडर्मिस के ऊपर मैंने आपको बताया था कि या तो रूट हेयर लगे होंगे या ट्राइकोम लगे होंगे। अगर स्टेम है तो ट्राइकोम और रूट्स है तो रूट हेयर। रूट हेयर यूनिसेलुलर है और ट्राइकोम मल्टीसेलुलर है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब इसके बाद में नीचे वाली जो लेयर आई थी उसे हमने कॉर्टेक्स कहा था। यहाँ पे जो लेयर आई थी उस लेयर को हमने कॉर्टेक्स नाम दे दिया था। ये आपकी कॉर्टिकल लेयर में बना दे रहा हूँ। कॉर्टेक्स लेयर जो थी पेरेन्काइमेटस टिश्यूज से बनी हुई थी। ये हो गई आपकी कॉर्टेक्स वाली लेयर जो इसके जस्ट नीचे है एपिडर्मिस के। फिर कॉर्टेक्स के नीचे कॉर्टेक्स का ही एक हिस्सा हुआ करता था जिसे हम लोगों ने नाम दिया था बैरल शेप सेल थी, जिन्हें हमें एंडोडर्मिस का नाम दे दिया था। तो आप एक काम करिए, ऐसे करके कुछ सेल्स बना लीजिए जो बैरल शेप होनी चाहिए ऐसी, ठीक है। तो इन्हें मैंने एंडोडर्मिस कह दिया। अच्छा, एंडोडर्मिस के अलावा ये जो टिश्यूज है इसे भी कॉर्टेक्स से भर दीजिए। और याद रखना कि ये जो कॉर्टेक्स है इसी कॉर्टेक्स की लेयर है, ये मतलब इनर मोस्ट लेयर है एंडोडर्मिस। और कॉर्टेक्स के बाद में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पेरिसाइकिल हुआ करता था, जो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर हुआ करता था। यहाँ पे मैंने ये पेरिसाइकिल बना दिया जी। पेरिसाइकिल के अलावा मैंने आपको बताया बीच में होंगे इनके वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर बंडल्स बना दिए जी, ठीक है। अब ये वेस्कुलर बंडल हो गए यहाँ पे बीचों बीच। अब बीच वाले हिस्से को मैंने क्या कहा था, पिथ, पिथ कहा था। और पिथ को मेडुला कहा था। मेडुला से निकलने वाले जो टिश्यूज हैं मेडुलरी रेज कहलाएंगे। और जो जगह और बच जाएगी इसे कंजक्टिव टिश्यूज कह देंगे हैं। ये जो है ये क्या कहलाएंगे, कंजक्टिव टिश्यूज, यही बताया गया था। तो यहाँ पे मैंने एपिडर्मिस बता दिया है, कॉर्टेक्स बता दिया है, एंडोडर्मिस बता दिया है, पेरिसाइकिल बता दिया, वेस्कुलर बंडल बता दिए, पिथ बता दिया, मेडुलरी रे बता दी, और कंजंक्टिव टिश्यू बता दिया। तो इसमें से ये दोनों आपके हटा दो, तो जो भी कुछ टिश्यूज बच रहे हैं ये सब क्या है, ग्राउंड टिश्यूज है। तो ग्राउंड टिश्यू किस किस का बना होगा, कॉर्टेक्स का, एंडोडर्मिस का, पेरिसाइकल का, मेडुलरी रेस का, पिथ का, कंजक्टिव टिश्यू का। ये सारे टिश्यूज क्या है, ग्राउंड टिश्यूज हैं। क्लियर है मेरी बात सभी को? चलिए, तो अब इसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे जो ग्राउंड टिश्यूज हैं उन ग्राउंड टिश्यूज में जो पार्ट इंक्लूड किए जाएंगे वो होंगे कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, उसके अलावा पिथ और मेडुला, और उसी से निकलती हुई मेडुलरी रेज, और कंजंक्टिव टिश्यू। और लीव के अंदर जो सबसे ज्यादा अमाउंट में टिश्यू मिलता है वो
होता है मीजोफिल सेल। लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट बियरिंग सेल्स होती हैं, सेल होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम लोग नाम देते हैं मीजोफिल सेल। और यही मीजोफिल सेल ग्राउंड टिश्यूज हैं लीव्स का। यही मीजोफिल सेल ग्राउंड टिश्यूज हैं लीफ का। ठीक है जी। तो इतना ग्राउंड टिश्यू के अंदर, इससे ज्यादा आपको ग्राउंड टिश्यूज में नहीं पढ़ना। अब लास्ट है हमारा वेस्कुलर बंडल्स। तो आइए वेस्कुलर बंडल्स को भी कंप्लीट करते हैं। सबसे लास्ट हिस्सा होगा वेस्कुलर बंडल का। ये वेस्कुलर बंडल बेसिकली बने होंगे जाइलम और फ्लोएम के। तो ये बने होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, या कंडक्टिंग टिश्यूज या वेस्कुलर टिश्यूज जो किसी प्लांट के अंदर है। अब इन वेस्कुलर बंडल्स में अरेंजमेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक अरेंजमेंट इन वेस्कुलर बंडल का होता है ओपन और क्लोज टाइप। एक अरेंजमेंट होता है इनका ओपन और क्लोज टाइप। तो ओपन और क्लोज टाइप में क्या डिफरेंस है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान सी बात है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं पहले बता रहा हूं आपको ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल्स या ओपन टाइप अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल क्या होगा, और दूसरा है क्लोज टाइप अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल क्या होगा। तो इसमें ओपन टाइप में क्या होगा, जो हमारे वेस्कुलर बंडल्स हैं, इस वेस्कुलर बंडल के अंदर यहां पे जाइलम है, यहां पे फ्लोएम है, यहां पे क्लोज टाइप में भी यहां पे फ्लोएम है, यहां पे जाइलम है। लेकिन जिसमें भी ओपन टाइप अरेंजमेंट होगा उसमें वेस्कुलर कैम्बियम होता है। जिसके अंदर भी ओपन टाइप अरेंजमेंट होगा उसमें वेस्कुलर कैम्बियम होगा, और जिसमें भी वेस्कुलर कैम्बियम होगा वो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बना सकता है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है, मतलब वुड की फॉर्मेशन करा सकता है, मतलब लेटरल मेरिस्टम उनके पास है। तो सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है कौन, डाइकॉट प्लांट। तो डाइकॉट के अंदर ऐसा अरेंजमेंट होगा, मोनोकॉट में ऐसा अरेंजमेंट होगा। उनके पास में वेस्कुलर बंडल्स नहीं होंगे, वेस्कुलर बंडल होंगे लेकिन वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है। तो ओपन टाइप अरेंजमेंट वो है जिनके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम होता हो, जिनके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम होता हो, और यहां पे कोई भी कैम्बियल टिश्यू नहीं है इनके बीच में, इनके अंदर कोई कैम्बियम नहीं होगा। और जिनमें कैम्बियम होगा, जिनके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम होगा, इसका मतलब है कि वो सेकेंडरी ग्रोथ कर पाएंगे। और यही वेस्कुलर कैम्बियम लेटरल मेरिस्टम है बेटा, याद रखना, यही लेटरल मेरिस्टम है। तो सेकेंडरी ग्रोथ कर पाएंगे, और ऐसा मिलेगा आपको किसके अंदर, डाइकॉट प्लांट के अंदर। और जो क्लोज टाइप अरेंजमेंट होते हैं इनके अंदर कोई कैम्बियम नहीं होता, तो बेटा इनके अंदर कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, और ना ही ये सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम की फॉर्मेशन करवा पाएंगे। और ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है मोनोकॉट प्लांट के अंदर, ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है मोनोकॉट प्लांट के अंदर। तो एक तो अरेंजमेंट हमारा ये था। दूसरा अरेंजमेंट हमने पढ़ना है कॉन्जॉइंट और रेडियल अरेंजमेंट। एक अरेंजमेंट हमें पढ़ना है जिसे मैं कह रहा हूं रेडियल और कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, तो आइए पहले रेडियल अरेंजमेंट की बात करते हैं। रेडियल अरेंजमेंट आपको रूट्स के अंदर मिलता है, चाहे डाइकॉट की हो चाहे मोनोकॉट की हो, वहीं पे रेडियल अरेंजमेंट मिलेगा, याद रखना। और यहां पे जाइलम और फ्लोएम दो डिफरेंट रेडियस पे मौजूद होते हैं।
मतलब कहने का ये है कि भाई मैंने यहाँ पे एक जाइलम बना दिया, ये दूसरा जाइलम बना दिया, दूसरा जाइलम बना दिया, ये तीसरा जाइलम बना दिया, ये चौथा जाइलम बना दिया। तो एक रेडियस पे जाइलम हो गए और दूसरे रेडियस पे यहाँ फ्लोएम बना दिया, यहाँ फ्लोएम बना दिया, यहाँ फ्लोएम बना दिया और यहाँ फ्लोएम बना दिया। तो आप देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो जाइलम जो है एक रेडियस पे मौजूद है और जो फ्लोएम है वो दूसरे रेडियस पे मौजूद है, और इनमें जो इनका अरेंजमेंट है वो ऑल्टरनेटिवली है, एक जाइलम एक फ्लोएम, फिर जाइलम फिर फ्लोएम, फिर जाइलम फिर फ्लोएम, फिर जाइलम फिर फ्लोएम, फिर जाइलम। तो ऐसा अरेंजमेंट रेडियल अरेंजमेंट कहलाता है और ऐसा अरेंजमेंट आपको रूट्स में मिलेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मैंने लिख दिया है कि भैया ये जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम। तो इसमें क्या हुआ है कि जाइलम और फ्लोएम आर अरेंज्ड एट डिफरेंट रेडियाई और किस मैनर में है, ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज्ड है। मतलब जाइलम फ्लोएम ये अरेंजमेंट है इसका, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होना या ऑल्टरनेट मैनर में वस्कुलर टिश्यूज का अरेंजमेंट होना। और कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट का मतलब होता है भैया कि यहां पे जाइलम और फ्लोएम एक ही बंडल में मौजूद हों या एक ही रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम अरेंज्ड हो, इसे कहते हैं कॉन्जॉइंट। और कॉन्जॉइंट के दो टाइप हो सकते हैं, कॉन्जॉइंट ओपन और क्लोज। ओपन और क्लोज कैसे, अगर इनके अंदर बीच में वस्कुलर टिश्यू आ गया या वस्कुलर कैम्बियम आ गया तो ओपन हो गया, और अगर नहीं आया तो क्लोज हो गया। तो कॉन्जॉइंट ओपन भी हो सकता है, कॉन्जॉइंट क्लोज भी हो सकता है। तो जब वस्कुलर बंडल, अच्छा ये किसके अंदर मिलेगा, तो ये आपको स्टेम और लीव्स में मिल सकता है। ऐसा अरेंजमेंट आपको स्टेम और लीव्स में मिलेगा देखने के लिए। और ये जो अरेंजमेंट है इसमें आपको जो वस्कुलर बंडल के अंदर एलिमेंट्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम ये अरेंज्ड हैं एट सेम रेडियाई या सेम रेडियस, और इसमें भी आप ओपन क्लोज कर सकते हो। आप इन्हें अगर करना चाहो तो आप इन्हें भी ओपन और क्लोज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अगर ये कॉन्जॉइंट ओपन है या ये कॉन्जॉइंट क्लोज हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है। कॉन्जॉइंट ओपन में जो वस्कुलर बंडल लगे हैं और कॉन्जॉइंट क्लोज में जो वस्कुलर बंडल लगे हैं, इनके बीच में आपको वस्कुलर कैम्बियम मिल रहा है, इनके बीच में आपको वस्कुलर कैम्बियम मिल रहा है, इसमें आपको वस्कुलर कैम्बियम मिल रहा है, उसमें आपको वस्कुलर कैम्बियम मिल रहा है। क्लोज में आपको कोई वस्कुलर कैम्बियम नहीं मिल रहा, कोई वस्कुलर कैम्बियम नहीं मिल रहा। तो ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पे ये जाइलम जाइलम जाइलम, फ्लोएम फ्लोएम फ्लोएम, यहाँ पे भी कर लीजिए जाइलम 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 जाइलम, फ्लोएम 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 फ्लोएम। तो इसमें वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है और यहाँ पे वस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट है। बोलो बालाजी महाराज की जय। खत्म। ठीक है, अब लिख लीजिए।